दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूँ। देखिएगा मित्र, आप सभी लोगों को इस बात का पता है कि हमारी जो क्लास होती है 8 बजे, वो क्लास निर्धारित समय से आपके 8 बजे से ही प्रारंभ होती है। तो सभी लोग 8 बजे लगभग में आ जाया करें। उसमें अगर आप देरी करेंगे तो ये आप ही को नुकसान होने वाला है। जैसे कि प्रैक्टिस हम लोगों की चल रही थी, आज हमारा फुल 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होगा और इस मॉक टेस्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 9 बजे वाली क्लास में करंट अफेयर पढ़ाई जाएगी, जो कि यूपी पैट के लिए आज और कल स्पेशल पैट पढ़ाई जाएगी, केवल और केवल जीएस। तो उसमें 9 बजे वाली क्लास में आना मत भूलिएगा, ठीक है। इस क्लास को भी कंप्लीट करिएगा और 9 बजे वाले भी क्लास को कंप्लीट करना, ठीक। तो चलते हम लोग शुरुआत करते हैं। लगभग में 650 क्वेश्चन हमारे वहाँ हो चुके थे। 1000 क्वेश्चनों की श्रृंखला है। पैट के पेपर तक हमें ये कंप्लीट करना है, ठीक है। और आज नहीं हो पाया कल, लेकिन हम आपको पैराग्राफ का जो चैप्टर होता है, जो पैट में 5 क्वेश्चन की व्याकरण आएगी और 5 क्वेश्चन का पैराग्राफ आएगा, तो पैराग्राफ हम आपको कल पढ़ाएंगे। आज नहीं हो पाया किसी कारणवश, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं। 652 नंबर क्वेश्चन पर लिखा है कि निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। तो याद रखिए, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध हुआ है, ये आपसे पूछा गया। तुम धीरे धीरे से चलते हो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वह 1 सप्ताह बाद आया। क्या तुम बीमार हो? जी हाँ, मैं बीमार हूँ। कह रहा क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ। देखिए, इसमें धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण है, तो एक गुणवाचक क्रिया विशेषण है। लेकिन कहते तुम धीरे धीरे चलते हो, धीरे धीरे से थोड़ी ना चलते हो। धीरे धीरे ठीक है, लेकिन इससे शब्द हटा देना चाहिए था उसको। तो ये इसका आंसर गलत हो जाएगा, मतलब ये नंबर आंसर सही है। 52 की बात करेंगे। 53 में लिखा है निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो लिखा चैत्र, चैत, बाला और फण। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें आपका चैत्र शब्द जो है वो तत्सम है। हमने आपको बताया छाछत्री, त्रिशूल और ज्ञानी और मिश्रा जी, ये अगर आपको मिल जाए किसी भी शब्द में लगे तो वो तत्सम शब्द होता है, कम से कम 95%। इसके अगर आपको ऋषि वाला री मिल जाए, या इसकी मात्रा कहीं मिल जाए, या ऊपर आधा राज लगा मिल जाए, इन सभी में तत्सम होता है। अब बात करेंगे हम लोग आगे। 653 के बाद 654 में लिखा है भाववाचक संख्या कौन सा है इसमें, तो ये आपको बताना है। देखिए, भाववाचक संज्ञा अगर आपसे पूछता है तो भाववाचक संज्ञा क्या चोर है, नेता है, बूढ़ा है, या फिर ममता है। अब कई लोग आंसर इसमें बूढ़ा भी सही करेंगे। क्यों करेंगे, उसके पीछे रीज़न है। रीज़न इसके क्या हैं, तो याद रखो, इसका रीज़न क्या है कि आप लोगों ने पढ़ा है शब्द, लेकिन पढ़ाया कोई दूसरा शब्द गया, आपको याद कोई दूसरा शब्द है। देखो क्या याद है आपको, बूढ़ा शब्द को बुढ़ापा के नाम से जानते हैं। बूढ़ा में बुढ़ापा ये भाववाचक है, जबकि बूढ़ा शब्द एक जातिवाचक है। नेता शब्द जातिवाचक है, चोर शब्द भी जातिवाचक है, ममता शब्द आपका भाववाचक है, ठीक है। ए नंबर सही। बात करेंगे हम लोग 655 में निम्न में से तत्सम शब्द है। तो याद रखिए, आपको पता है तत्सम शब्द आपसे पूछा है
तो याद रखिए छात्र शब्द जो होता है वो आपका तत्सम है। ठीक है, आगे देखिए, आंसर देते रहिए और क्लास को शेयर करते रहें। बाद में लिखा हुआ 656 में कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। ए नंबर है, बी नंबर, सी नंबर या डी नंबर। देखिए हमने आपको बताया, अभी हाल बताया था कि क्षणी शब्द कोई नहीं होता और छा छत्री का जिसमें आता है वो तत्सम हो जाता है, लेकिन क्षण शब्द क्या तत्सम है। क्षण शब्द आपका क्या है, ये तद्भव है, बी नंबर, और सी नंबर तत्सम है। ठीक है, तो इसका सी नंबर आंसर सही है। 56 की बात करेंगे। 57 में लिखा है आलोचना करने वाला। जो आलोचना करता है उसे क्या कहते हैं, आलोचक, निंदक या छिद्रान्वेषी या समीक्षक। तो याद रखो इसे हम लोग आलोचक के नाम से जानते हैं। जो आलोचना करता है उसे आलोचक के नाम से जानते हैं। 57 की बात करेंगे हम लोग 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 में लिखा हुआ है वही आलोचना करना। लिखा है कौन सा शब्द नित्य स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला नित्य शब्द आपको बताना है जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उसका मादा मतलब नर शब्द बनेगा ही नहीं। तो मादा छिपकली होती है, तितली भी होती है, बुलबुल होती है। संतान शब्द हमेशा आपकी स्त्रीलिंग ही होता है, पुल्लिंग नहीं होता है। फिर बात करेंगे 59 के बाद 60 में। 660 में लिखा निम्न में विशेषण विशेष का कौन सा युग्म अशुद्ध है। विशेषण और विशेष का युग्म का कौन सा अशुद्ध है। महान आत्मा, देखो आत्मा कैसी होती, महान। क्रूर डाकू, डाकू का भी गुण बताएगा। बालक कैसा है, लंबा, ये भी है। छिपा हुआ घर नहीं होता है, लंबा घर होता है, बड़ा घर होता है। तो ये बी नंबर आपका सही है। फिर बात करेंगे हम लोग 9 2 11 होना, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। डी नंबर आंसर सही है। फिर बात करेंगे 62 में लिखा विस्तार का विलोम क्या है। विस्तार का विलोम होता है, देखिएगा ये कहते विस्तार से आंसर दीजिए, मतलब उसका विस्तार का मतलब है ज़्यादा पन्नों में आंसर दीजिएगा। और विस्तार का विलोम क्या होता है, छोटे में आंसर दीजिए। छोटा का मतलब होता है संक्षेप, संक्षेप में आंसर दे, ना कि छोटा। बड़ा का छोटा होता, दीर्घ का लघु होता, छोटा का बड़ा, सूक्ष्म का, देखो सूक्ष्म क्या क्या होता है, लघु, लघु बड़ा होता है, सूक्ष्म छोटा होता है। जबकि विस्तार का विलोम जो होता है संक्षेप होता है। फिर बात करेंगे हम लोग 63 में लिखा है ऊंची दुकान फीके पकवान। लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो याद रखो इसमें लिखा है, आपसे पूछा ऊंची दुकान में मिठाई दिखना, मिठाई रखना। छोटी दुकान का अच्छा माल रखना। कोरा बाहरी दिखावा करना। ऊंची दुकान में काम सामान रखना। ना तो ये है, ना ही ये है और ना ही ये है। सीधा सीधा दिख रहा है कि कोरा है लेकिन बाहरी दिखावा करना चाहता है। ऊंची दुकान फीके पकवान कहते हैं। 63 के बाद बात करेंगे 64 में। लिखा है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द आपसे पूछा है कौन सा है। तो लिखा है जज्ज्वल्यमान, जलजुलामान, जलजलमान या जज्जुलेलामान। बताओ भाई कौन सा है। तो याद रखो जज्जुलामान जो होता है ई नंबर सही होता है।
इसके बाद की बात करेंगे 65 नंबर में। जलज का अनेकार्थी शब्द है। जलज का अनेकार्थी शब्द कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, जलज शब्द जो होता है, अनेकार्थी शब्द आपसे पूछा है। तो जलज 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 जलज, ये ना तो ज्वर है, न जड़ है, ना ही जल है। मछली शब्द जो होता है वो जलज का अनेकार्थी होता है। 65 के बाद बात करेंगे 66 में। छात्र का बहुवचन बनाने के लिए कौन सा शब्द जोड़ा जाएगा? छात्र लोग, छात्रजन, छात्रवर्ग या छात्रगण। तो याद रखो, इसमें हम लोग छात्रगण शब्द बनाते हैं और डी नंबर इसका आंसर सही है। 66 के बाद बात करेंगे हम लोग 67। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो याद रखो, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, ये तो कम से कम बता दो। ये क्वेश्चन गलत ना करना भाई, है ना। चलिए आंसर देना शुरू करिए सभी लोग। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। तो इसका आंसर जो सही है वो आपका कौन सा है? आंध्र प्रदेश राज्य इसका आंसर सही है। तो आंध्र प्रदेश इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर बात करेंगे, बादल का पर्यायवाची शब्द है। बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जलज, जलधि, जलभर या नीरज। सारे के सारे कमल के पर्यायवाची हैं। जलभर शब्द जो होता है वो बादल होता है। सी नंबर। 69 की बात करेंगे, कौन सा शब्द में वृद्धि संधि नहीं है? देखो, जिसमें ऐसी दो मात्राएं ऊपर मिले वो वृद्धि संधि होती है। ऐसी भी मिल सकती हैं और ऐसा भी मिल सकता है। ये डबल मात्राएं ऊपर दिखनी चाहिए, उसमें वृद्धि संधि होती है। देखो, इसमें भी डबल ओ की मात्रा है, इसमें भी है और सदैव में भी है। गुरु उपदेश में नहीं है। गुरु प्लस उपदेश, इसमें दीर्घ संधि होती है। आगे बात करेंगे, 70 में लिखा है, कौन से संज्ञा शब्दों का प्रायः बहुवचन नहीं होता है? तो याद रखो मेरे मित्र, किन संज्ञों का बहुवचन नहीं बनता है? तो हमेशा याद रखिएगा, जो द्रव्यवाचक होता है उसका कभी भी बहुवचन नहीं बनता है। तो सी नंबर इसका आंसर सही है। अब बात करेंगे हम लोग किसमें, 70 में। 70 के बाद 71 में बात करेंगे। 71 नंबर में आपको बताना, सोना चांदी में कौन सी संज्ञा है? सोना चांदी में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, समूहवाचक, जातिवाचक और द्रव्यवाचक, इसका आंसर आपको बताना है कि समूहवाचक है या जातिवाचक है या द्रव्यवाचक है। कौन सी इसकी संज्ञा है ये आपको बताना है। तो याद रखो, इसका आंसर जो सही है वो आपका क्या सही होगा? तो याद रखो, इसका सोना और चांदी को हम लोग क्या करते हैं, जिसे माप तौल नहीं सकते हैं, जिसे गिन नहीं सकते हैं और माप तौल सकते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। सी नंबर इसका आंसर सही है। इसके बाद बात करेंगे, 672 में लिखा है, अपनापन में कौन सी संज्ञा है? तो याद रखो, अपनापन में कौन सी संज्ञा है? क्या द्रव्यवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो ये आपको बताना है, इसमें कौन सी संज्ञा होती है। अब बताना शुरू करें। तो याद रखिएगा, 672 में अपनापन में कौन सी संज्ञा है? तो इसका संज्ञा जो बनेगा वो भाववाचक बन जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे, अशोक मार्ग में कौन सी संज्ञा है? तो ये आपसे पूछा गया है, अशोक मार्ग में कौन सी संज्ञा है? तो याद रखिएगा, क्या व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्य है?
देखो द्रवाचक तो है नहीं, भाववाचक है नहीं, अब बचता है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। तो याद रखो इसका आंसर क्या बनेगा, जातिवाचक या भाववाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। तो याद रखो इसका आंसर जो है वो व्यक्तिवाचक सही होगा, क्योंकि अशोक मार्ग एक ही है, कई नहीं है। ठीक है, तो अशोक मार्ग एक व्यक्तिवाचक है, एक मार्ग के बारे में बात करें। अगर आपसे मार्ग केवल दिया होता है तब फिर आपका जातिवाचक होता है। फिर लिखा हुआ राष्ट्रपति भवन में संज्ञा है, राष्ट्रपति भवन में कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। तो याद रखो राष्ट्रपति भवन की बात करेंगे कि राष्ट्रपति भवन में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। क्या राष्ट्रपति भवन में जातिवाचक संज्ञा नहीं, भवन शब्द में जातिवाचक, भाववाचक है नहीं, समूहवाचक है नहीं, इसमें आंसर है व्यक्तिवाचक। ए नंबर सही है, सारे गलत बता रहे हैं आंसर, एक आध दो हैं जो आंसर सही दे रहे हैं, फिर बाद में देख देख के वो भी आंसर देने लगते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भाई। अब आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। अगला क्वेश्चन पूछा सुंदरता में कौन सी संज्ञा है। तो याद रखो सुंदरता में कौन सी संज्ञा है ये आपसे पूछा गया है। तो सुंदरता में कौन सी संज्ञा होती है। देखिए सुंदर शब्द विशेषण है, सुंदरता शब्द भाववाचक है। बात करेंगे जीने जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। तो याद रखो जिज्ञासु कहते हैं। बात करेंगे 77 में लिखा अव्ययीभाव का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। बताइए भैया, ये तो अभी हाल ही में पढ़ाया है, और अगर आपने ये गलत कर दिया तो फिर गड़बड़ है ना। तो आंसर आप बताएंगे क्या कि जिसकी हम लोग बात कर रहे थे 77 में, उस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। हाँ, तो लिखा हुआ है यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो याद रखो यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है, लेकिन इसका समास विग्रह क्या करेंगे। तो यथा शब्द का मतलब होता है के अनुसार, क्या होता है, के अनुसार होता है। तो इसका आंसर बनेगा शक्ति के अनुसार, सी नंबर सही है। अब बात करेंगे 77 के बाद 78, जिसमें लिखा हुआ अक्षम्य आक्षम्य में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। आक्षम्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो आक्षम्य का अर्थ क्या होता है ये बताना आपको। देखिए आक्षम्य का मतलब होता है जो क्षमा नहीं किया जा सके, जो जाना नहीं जा सके, जिसका उपचार असंभव ना हो, संभव ना हो, नियम का पालन ना करने वाला, या जो क्षमा करने योग्य ना हो। तो याद रखो डी नंबर इसका आंसर सही है, जो क्षमा करने योग्य ना हो उसे आक्षम्य के नाम से जानते हैं। बात करेंगे 67 के बाद 78 के बाद 79। अरे भाई ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं क्या। हाँ, जीवन पर्यंत हम लोग कैसा लिखते हैं। तो याद रखो जीवन पर्यंत को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं। तो जीवन पर्यंत को हम लोग बी नंबर के तरीके लिखते हैं। फिर बात करेंगे लिखा हुआ है इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो याद रखो इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो याद रखिएगा जहाँ पर निश्चित चीज़ न दी हो उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। ये तो प्रश्नवाचक है, कौन संबंधवाचक है, वह निश्चयवाचक है। कोई शब्द जो है वो अनिश्चयवाचक है, सी नंबर। बात करेंगे हम लोग 81 में जैसी करनी वैसी बरनी लोकोक्ति का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। देखिएगा जैसी करनी वैसी भरनी लोकोक्ति का अर्थ क्या है। कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है,
जितना जितना उधार लेता है उतना लौटाना पड़ता है। बुरे काम का बुरा परिणाम होता है। अच्छा फल चाहने वाले को बुरा काम छोड़ना देना चाहिए। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका आंसर सी है कि बुरे काम का बुरा परिणाम होता है। जैसे करोगे वैसा आपको मिलेगा। फिर बात करेंगे 81 के बाद लिखा है 82 नंबर, विशेषण उपवाक्य होता है। तो याद रखो, जो प्रधान उपवाक्य और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे प्रधान उपवाक्य के नाम से जानते हैं। बी नंबर सही है। 82 के बाद बात करेंगे 83 में लिखा है संज्ञा उपवाक्य होता है। मतलब जो संज्ञा की क्या हो, संज्ञा जो संज्ञा से प्रारंभ होता हो, जो संज्ञा का कार्य करता हो, जिसमें संज्ञा अधिक उपयुक्त होती हो, जो संज्ञा पर समाप्त होता हो। मतलब जो संज्ञा का कार्य करता हो उसे को वही हम क्या कहते हैं, संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जो संज्ञा का कार्य करता हो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। बी नंबर सही है। फिर बात कर रहा है कि 84 नंबर में बताना है प्रलाप और विलाप में। प्रलाप का आशय है कि व्यर्थ की बकवास या बड़बड़ करना, व्यर्थ की बकवास या बड़बड़ करना, ये आपका अर्थ होता है किसका, प्रलाप का। फिर लिखा हुआ किंतु। विलाप का अर्थ क्या होता है, आंसू से सबको धो डालना, ज़ोर ज़ोर से रोना, रोने की आवाज़ सुनाई देना, रो रो कर दुख कहना। तो याद रखो का कहने का मतलब है रो रो कर दुख कहना के मतलब होता है प्रलाप करना। ठीक है, इसका आंसर डी नंबर सही है। 85 के बाद बात करेंगे, 85 के बाद हम लोग 84 के बाद बात करेंगे। 85 में लिखा हुआ अन्वेषण और आविष्कार में। अन्वेषण का अर्थ होता है किसी वस्तु या देश की खोज, किसी वस्तु या देश की खोज अन्वेषण कहलाती है। जो पहले से विद्यमान हो, मतलब किसी वस्तु या देश की खोज जो पहले से विद्यमान हो। ये अन्वेषण का मतलब होता है किसी भी चीज़ की खोज, मतलब ऐसी खोज जो पहले से विद्यमान था लेकिन उसे हमने खोजा है। लेकिन आविष्कार का मतलब होता है जिसको हमने पहली बार बनाया हो, है ना। मतलब वह वस्तु जिसको उद्भासित कर देना, ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंच जाना, किसी वस्तु का सृजन जो पहले विद्यमान नहीं थी, किसी वस्तु को पूर्व अवस्था में विद्यमान थी नहीं। इसका आंसर वही है, कौन सा, सी नंबर। किसी वस्तु का सृजन या निर्माण करना जो पहले से विद्यमान नहीं थी उसे हम आविष्कार के नाम से जानते हैं। जबकि अन्वेषण में विद्यमान तो थी लेकिन वो हमें मिली है आज, तो उसे अन्वेषण कहते हैं। 86 में लिखा है जो जानने का इच्छुक होता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। इसका नंबर क्या होगा, ये नंबर सही है। बात करेंगे हम लोग इसके बाद में याद रखो 86 के बाद 87 में लिखा हुआ है तद्भव शब्द कौन सा है। तो याद रखो जो आपको दिख रहा है जेठ शब्द, ये आपका तद्भव है। ज्येष्ठ शब्द भी आपका तत्सम है, ज्ञान शब्द भी तत्सम है, यति भी सही है। 87 के बाद 88 में लिखा है शेर का पर्यायवाची शब्द है। शेर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, शरीर, झील, चंद्रमा और खटिया। शेर का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखो शेर का पर्यायवाची शब्द जो है वो शरीर बनता है, बात बाकी नहीं है। 88 के बाद 89 में लिखा है विशेषण और विशेष का कौन सा युग्म अशुद्ध है, ये आपको बताना है। तो याद रखो बच्चा कैसा है, प्यारा है, तो ये विशेषता बता रहा। पंक्ति कैसी है, टेढ़ी है, ये भी सही है। मोटा हाथी, ये भी सही है। वह लड़कियां, ये तो नहीं ना, ये नहीं है आपका, ठीक है, ये नंबर सही है। लिखा है नाच न जाने आंगन टेढ़ा का लोकोक्ति का क्या अर्थ है। टेढ़े आंगन में कुशल व्यक्ति ही नाच सकता है। टेढ़े लोग नाचना नहीं जानते। अपनी कुशलता का दोष दूसरों पर डालना। टेढ़ा आंगन भला कर
भला क्या जाने, टेढ़े आंगन में कुशल व्यक्ति ही नाच सकता है, ऐसा भी नहीं है। टेढ़े लोग नाचना नहीं जानते हैं। टेढ़ा आंगन भला क्या जाने, अपनी कुशलता दोष दूसरों पर डालना, ये आंसर सी नंबर सही है। फिर बात करेंगे 90 के बाद 91 में लिखा, 91 ही तो पढ़ रहे थे हम लोग। अब बात करेंगे 92 में लिखा कारतूस शब्द कैसा है। तो आप सभी लोग जानते हैं कारतूस शब्द जो है वो आपका क्या अंग्रेजी है, डच है, फ्रेंच है या चीनी है। तो कारतूस है, बंदूक है, ये सब कैसे शब्द हैं, तुर्की, पुर्तगाली, पंजाबी। तो याद रखिए इसका आंसर है फ्रेंच, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। लिखा है सदा एक जैसा रहना अर्थ किस लोकोक्ति का है। ढोल के फूल, ढोल के 3 पात, यथा राजा तथा प्रजा, लेना एक न देना दो। तो याद रखो इसका अर्थ होता है यथा राजा तथा प्रजा, सदा एक सा जैसा रहने वाला। 93 के बाद है 94। दुग्ध, दुग्ध शब्द युग्म का अर्थ है दग्ध और दुग्ध। देखिए दुग्ध का मतलब तो आप जानते हैं दूध होता है, दुग्ध का मतलब आप जानते हैं कि दूध होता है। दूध तो यहाँ रखा है, यहाँ भी रखा है, यहाँ भी रखा है। अब दग्ध का मतलब क्या होता है, गर्म। गर्म बोले तो दग्ध मतलब गर्म, मतलब गर्म तो इसमें श्वेत है, ढूंढ है, जल है भी नहीं, इसमें जला हुआ शब्द और दूध, ये बन जाएगा सी नंबर सही। 94 के बाद बात करेंगे 95। इनमें से स्पर्श व्यंजन का वर्ग, स्पर्शी व्यंजन का वर्ग कौन सा है। तो याद रखो इसका स्पर्शी व्यंजन का वर्ग कौन सा है, का वर्ग, ता वर्ग, चा वर्ग या सभी। तो याद रखो सभी के सभी स्पर्शी व्यंजन है, डी नंबर सही है। बात करेंगे हम लोग किसमें, 96 में। हिंदी की विशिष्ट बोली या ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ब्रज भाषा किस रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। ब्रज भाषा किस रूप में प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। क्या ब्रज भाषा राजभाषा में, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा। तो याद रखो ब्रज भाषा में सबसे ज़्यादा क्या लिखी जाती है, कविताएं लिखी जाती हैं। तो ब्रज भाषा जो है वो आपकी काव्य भाषा में प्रचलित है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग डी नंबर के बाद 69 के बाद 96 के बाद 97। जो किसी भी पक्ष में ना रहे उसे क्या कहते हैं। जो किसी के पक्ष में ना रहे उसे क्या कहते हैं, विपक्षी, तटस्थ या निरपेक्ष या पक्षहीन। जो किसी के पक्ष में ना रहे तो उसे हम क्या कहते हैं। तो याद रखिए उसके लिए पक्षहीन शब्द का प्रयोग किया जाता है। 97 के बाद 98 में लिखा जो किसी के पक्ष में ना रहे वही पक्षहीन कहते हैं। 99 में लिखा है निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द आपको बताना, तो याद रखो तत्सम शब्द जो है वो आपका तड़ांग है, क्या तड़ांग नंबर बन जाएगा। फिर 700 में लिखा हुआ निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो ये आपको बताना। तो याद रखिएगा इसमें तत्सम शब्द आपको बताना, तो याद रखो तृप्त शब्द जो होता है वो आपका तत्सम है। तो सी नंबर इसका आंसर सही है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और कल हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे। 9 बजे वाली क्लास में आना मत भूलिएगा। जिन लोगों का पैट का पेपर लगा है उन लोगों को भी क्लास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आपकी बहुत ही धुआंधार होने वाली है। इस क्लास को अगर आप मिस करेंगे तो फिर आप बहुत पछताएंगे बाद में, क्योंकि करंट अफेयर की एक एक पॉइंट आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है करंट अफेयर की, तो अभी भी आपके पास आधा घंटे का समय है, उसको रिवाइज़ करके देख सकते हैं। 1 घंटे की क्लास होगी, उसमें स्पीड लगा करके आप देख सकते हैं, रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट सभी को। 9 बजे वाली क्लास में आना मत भूलिएगा।
इस संडे को हिस्ट्री की मैराथन क्लास है, उसमें आना मत भूलिएगा, ठीक है।